यही बात Good afternoon, class. आज आप लोगों ने क्विज दिया होगा, तो अगर क्विज में कुछ क्विज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो अभी आप लोग को अभी पूछ सकते हो। क्विज से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप लोगों को? कुछ उधर प्रॉब्लम हुई या कुछ भी इशू हुआ? क्वेश्चंस जो भी थे वो ठीक थे? यस सर। फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं यार? क्वेश्चंस ठीक थे, क्वेरीज भी नहीं है आप लोगों की, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? क्या दिक्कत है? नॉर्मल क्वेश्चंस इस बार तो दिए थे मैंने बिल्कुल। नहीं सर, इस बार ठीक था, पहले से सर सही था पेपर। हाँ, तुम्हारा ठीक था लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं ठीक था, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। अभी एक मुझे ये प्रॉब्लम पता लगी आप लोग से कि आप लोग कह रहे हो कि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बताया जाता है, ऐसा है क्या? इस पेपर में हमें न्यूमेरिकल नहीं बताए जा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर में मैंने जितनी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश की है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है और जो सिलेबस है आपका बहुत लेंदी है। अभी तक हम लोग यूनिट 2 पर ही है, तो इसका मतलब मैंने न्यूमेरिकल कराया आप लोगों को। अभी मुझे ये पता लगा है कि आप लोग की तरफ से कि न्यूमेरिकल नहीं कराया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब किसको ये प्रॉब्लम है कि न्यूमेरिकल नहीं कराया जा रहा है? गलत है ये मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप लोग की तरफ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और अगर मैं एक चैप्टर के 10 से 12 न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है करा पाना, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल। बताइए किसको दिक्कत है, बताओ, फिर मैं उसको देखो। जो भी प्रॉब्लम हो क्लास में बताओ, अगर आप लोग नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा? और अगर मुझे बाहर से पता लग रहा है तो वो भी तो नहीं ठीक है। हम्म बताओ, अगर मतलब क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये पता चला है कि ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम आप लोग को ये है कि न्यूमेरिकल नहीं कराए जा रहे ज्यादा, तो ऐसा है क्या? नो सर। फिर ये बात कहाँ से आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, फिर हम लोग उस तरह से करें उसको, उसका सोल्यूशन फिर तो ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा बताओ? दिक्कत क्या है फिर? क्या इशू है? देखो मुझे पता है टफ पेपर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही होगी, ऑनलाइन क्लास हो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो है। मुझे खुद दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो है अगर आप एक तो टफ पेपर है, दूसरा न्यूमेरिकल पेपर है और ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये इसकी एक्चुअली यही था कि स्लाइड से थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन अगर क्लासेस में होता तो हम लोग को वही समझ में आता सर, यही हाँ दिक्कत वो तो थी। है, ठीक है। क्लासेस देखो, अगर अब वही तो वो चीज़ तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, वो तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना तुम लोग के लिए पॉसिबल है, ना तुम लोग के लिए ठीक भी होगा अभी। तो वो तो चीज़ें सर पॉसिबल जैसे हम भी। लोग को क्लेरिफिकेशन सर
मोस्टली हम लोग को मतलब तब होती जब मतलब बोर्ड में सामने से अगर मतलब हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो तो मतलब वहां पे मतलब थोड़ा सा हम लोग वो होते हैं कि मतलब लिख रहे होते हैं कॉपी में। सर हाँ। इसमें कुछ हम लोग मतलब वो होता नहीं है, ऐसा स्लाइड्स होती है कोई मतलब हम लोग रिटन वर्क तो हो नहीं रहा है सर। नहीं तो तो सर रिटेन वर्क के इसीलिए लिए कोई देखो, रिटेन वर्क के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग गूगल क्लासरूम पर जो मैं मैटर डालता हूँ, जो नोट्स वगैरह, उसको देखो। ठीक है, वो सारे नोट्स अभी मैंने शायद इधर अपडेट नहीं किया है, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी तक मैंने अपडेट किया हुआ है उधर। तो उसको तुम लोग नोट्स वो देख सकते हो, उससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो पीपीटी में देता हूँ। ठीक है, अगर जितना पीपीटी में मैटर है अगर उतना भी पढ़ लोगे ना तो वो आप लोग के लिए सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। जितने भी मैं पीपीटी में न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, जो भी नोट्स हैं, पीपीटी में जो मैटर है आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और मैंने अभी कुछ इधर पीपीटीज नहीं अपलोड किए, लेकिन और सारी मैं पीपीटीज अपलोड कर दूंगा। इतना लिखने उखने पे देखो, लिखने उखने का मुझे नहीं लगता लिखने उखने की जरूरत है। अगर आप लोग के पास जो है वीडियोस, क्लासेस के वीडियोस पड़े हुए हैं गूगल क्लासरूम पर, अगर आपके पास पीपीटीज पड़े हुए हैं, बस आपको काम क्या करना है, आपको जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करने हैं। बाकी जो मैटर तो आपके पास है ही। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप पीपीटी देखो, आप जो नोट्स में दे रहा हूँ वो देखो। उसको लिखना जरूरी है क्या? क्वेश्चन है थियरी सर। थियरी वाला सर पार्ट जो लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, आप प्रैक्टिस करो, वो मैं कह रहा हूँ। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बजाय लिखने के। और बाकी यार ट्यूटोरियल शीट तो मिल रही है लिखने की, उससे ज्यादा क्या लिखोगे ये बताओ। नहीं सर वो लिखने का वो मतलब थ्योरी पार्ट नहीं मतलब सर न्यूमेरिकल्स में मतलब स्लाइड्स में थोड़ा क्लेरिफाई नहीं हो पाता तो हाँ, सर वही था ये कि एक इशू अगर हो सकता है। ऑफलाइन होता तो मतलब अगर आप बोर्ड में लिख रहे हो तो मतलब उस समय तो हम लोग को ज्यादा क्लेरिफाई होता मतलब बिल्कुल, कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रही हूँ। तो ऑफलाइन में तो जी वो तो सर। वो तो वो तो भाई वो तो है, वो तो अभी वो तो चीज वो तो ठीक है बोल रही हूँ, मतलब कि ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा चीजें क्लियर होती, वो तो है। लेकिन वही है, अभी वो चीज पॉसिबल है ही नहीं, तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक चीज मैं ये कर सकता हूँ, अगर कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ और उसको कैमरे से मतलब लाइव क्लासेस की तरह बोर्ड पे पढ़ाऊँ, लेकिन वो चीज मैंने लास्ट सेमेस्टर में ट्राई किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे कंप्लेन ये आई स्टूडेंट्स की कि वो ब्लर्ड हो जाती थी स्क्रीन, क्योंकि हाँ सर, मजा कैमरा नहीं आएगी। कैमरा उतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब अगर मैं मोबाइल से बात करूँ या लैपटॉप का कैमरा इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो वो फिर वो इशू इसके आ लिए जाएगा कि बकायदा निकॉन हाँ ब्लर्ड डीएसएलआर होगी होना चाहिए। स्क्रीन। मैं उसको भी ट्राई कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे वही लगता है कि वो फिर स्क्रीन ब्लर्ड होगी, किसी को कुछ दिखेगा नहीं। मैंने लास्ट सेमेस्टर में वो ट्राई किया हुआ था, तो वही वो कंप्लेन हुई थी। तो वो एक कोशिश कर सकते हैं। और एक चीज ये हो सकती है कि आप सर बोर्ड ब्लर पे, होगा फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर सर स्लाइड ही हाँ ठीक है फिर। हाँ वो ब्लड होगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन वही है कि इसको ठीक है। मैं अभी तो मैं यहाँ पर कॉलेज में सर हूँ। ये हाँ, 1 नवंबर से तो सर कॉलेजेस खुल ही रहा है ना, बोला गया था। पता नहीं यार, अभी मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा 1 नवंबर से खुल रहा है। यहाँ तो मैं तो आज कॉलेज में हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ ओपन होने वाला है। अभी कुछ नहीं पता है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ अभी तक। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये सेमेस्टर एक्सटेंड करे, थोड़ा सा बढ़ा दे, दिसंबर लास्ट वीक तक लेके जाए। अभी ये सेमेस्टर अभी ये एंड तो नहीं होने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि अभी आप लोग के मिड सेम भी नहीं हुए हैं। अभी तो मिड सेम होगा, फिर प्री एंड होगा, फिर तो अभी तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर थोड़ा सा एक्सटेंड होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो और वो चीज़ भी मुझे नहीं लगता नवंबर, 1 नवंबर से कुछ ऐसा कुछ अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अभी होगा ऐसा कुछ। हम्म। हाँ, अभी तो मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिले। बाकी हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी ऐसा हम लोग के पास कोई नोटिस ऐसा नहीं है। सर एक क्वेश्चन आया था सर क्विज में, so which of the following is taxable in the hand of specific employed? सर वो क्वेश्चन में सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्या होगा सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड हाँ सर एम्प्लॉयज के लिए मैंने स्पेसिफिक। बताया था ना कि 3 कैटेगरीज, 3 कंडीशंस होती है जिनको फुलफिल करना होता है। और वहां पे मैंने बताया था कि कुछ ऐसी परक्विजिट्स हैं जो उनके लिए टैक्सेबल होता है और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही, बाकी इनके लिए नहीं होता है। मुझे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। सर उसमें कार एंड कन्वेंस फैसिलिटी और सर रेंट फ्री हाउस, क्लब फैसिलिटी और क्रेडिट पॉलिसी फैसिलिटी, सर ये 4 ऑप्शन है। उसमें मैं कार वाला लगा, सर कौन सा ऑप्शन सही है? कार वाला लगाया था, और क्या फैसिलिटी थी? कार रेंट एंड फ्री रेंट फ्री एकोमोडेशन, फैसिलिटी। रेंट फ्री हाँ सर, और एकोमोडेशन, उसमें
और सर क्लब फैसिलिटी थी। क्लब फैसिलिटी है। और हाँ सर, और और सर उसमें एक और ऑप्शन था, क्रेडिट पॉलिसी फैसिलिटी। अच्छा, तो ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है कार कार फैसिलिटी ऐसी है जो कि जो है आप केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। हाँ सर, तो मैंने कार ही लगाया था, हाँ सही है। ठीक है, सही है। जैसे मैंने बताया था ना, उसके लिए कंडीशंस होती है कि 50,000 50,000 रुपए से सैलरी आपकी ज्यादा हो, या फिर कोई डायरेक्टर हो, उस कंडीशन में वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। तो उसके लिए कुछ प्रिक्विजिट्स ऐसे हैं जो टैक्सेबल होते हैं, और जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है उसके लिए नहीं टैक्सेबल होता है। तो उसमें ये चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो अभी या तो फिर मैं ऐसा करूँगा, अभी तो मैं यहाँ पर कॉलेज में हूँ, तो अभी या तो फिर आगे मैं कोशिश करूँगा बोर्ड पे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम एक दो क्लास में कोशिश करूँगा, अगर होता है ठीक से चल पाया, नहीं तो फिर यही वापस यही स्लाइड से ही करेंगे हम लोग। वो इशू हो सकता है उसमें कि स्क्रीन ब्लड हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल है। तो एक बार वैसे हम लोग ट्राई करेंगे, एक बार मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे। अभी तो आज यहाँ पर वो फैसिलिटी है नहीं हमारे पास, मतलब कि बोर्ड पे पढ़ाया जा सके। तो जब होगी तो मैं बिल्कुल एक बार कोशिश नहीं करूंगा। होगा तो फिर ठीक है, क्लास का कोई फिर वो नहीं रहेगा, मतलब जब दिखेगा ही नहीं हम लोग को। वो प्रॉब्लम है। एक बार लेकिन ट्राई करेंगे, हो सकता है सही हो। ठीक है, हो सकता है हो जाए, एक बार ट्राई करेंगे जब मेरे पास वो चीज़ें वो फैसिलिटी अवेलेबल होंगी उस समय। ठीक है, चलो फिर आज फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहा करे तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, अगर जो भी प्रॉब्लम रहा करे बता दिया करो। और पता नहीं, मुझे तो ये सुनाई पड़ा कि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं। और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं सही लगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो कोई करा भी नहीं सकता जितने मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं ट्यूट क्लास में भी करा रहा हूँ, नॉर्मल क्लासेस में भी आप प्रैक्टिकल लोगों को क्वेश्चंस तो करा समझ में आ रहा है। नहीं सर, रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल को लेके नहीं बोला गया था सर, यही बोला था कि क्लास को लेके अच्छा, बोला गया था, उसकी मुझे यही पर्सपेक्टिव बोला से गया, तो बोला। मैं वही बता रहा हूँ। मुझे मतलब यही कन्वे किया गया, यही कम्युनिकेशन मुझे इंफॉर्मेशन मिली, पता नहीं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दिया करो, जो भी है दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम दिक्कत क्या है, ये पेपर ऐसा है ना, टफ पेपर है, तो इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप चुप बैठोगे तो पूरा सेमेस्टर बीत जाएगा और प्रॉब्लम आपकी सही सॉर्ट आउट होंगी नहीं और दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, सॉरी प्रैक्टिकल पेपर है, टफ पेपर है, तो जो भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, तुरंत पूछो। अ, तो हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहे थे, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, PGBP। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पर आपके दो मेथड होते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वापस फिर से मैं नहीं वापस हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे डेप्रिशिएशन की। ठीक है, पहले डेप्रिशिएशन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस यहाँ पे टैक्सेशन कैसे करते हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर वो देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि डेप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी बिजनेस का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी प्रोफेशन का, डेप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डेप्रिशिएशन उनके जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस को, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसलिए टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में ये बताया गया कि अलग अलग ब्लॉक ऑफ असेट्स बताए गए हैं, अलग अलग असेट्स बताए गए जहां पर जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गए, और उनके लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज है, फिक्स्ड रेट है जिसपे उनको डेप्रिशिएट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, जो भी असेट होंगे उसको जैसा जो भी उनको मन करेगा वैसा वो डेप्रिशिएशन देकर और उसको अपने प्रॉफिट को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने उसको वहां पर फिक्स कर दिया कि अलग अलग असेट के लिए आप इतना टैक्स अलाउ है, आप इतना ही टैक्स दिखा सकते हो। ठीक है, इससे कम भी नहीं दिखा सकते, इससे ज्यादा भी नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग असेट्स दिए गए हैं, जैसे आपका बिल्डिंग्स हो गया, बिल्डिंग में कॉमर्शियल बिल्डिंग जो है उसका 10%, और जो रेसिडेंशियल है 5%, उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स का 10%, प्लांट मशीनरी, ज्यादातर जो प्लांट मशीनरी है, अगर प्लांट मशीनरी क्वेश्चन में दिया गया तो 15% होता है उसका रेट।
ठीक है। बाकी और सारे मोटर कार्स है या फिर आपका कंप्यूटर्स हो गए वो 40% होगा। और बाकी प्लांट मशीनरी में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। मशीन प्लांट मशीनरी तो आएगा ही आएगा। उसके बाद ऑयल वेल, मोटर कार, मोटर बसेस, कंप्यूटर, बुक्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आती हैं, इनके अलग अलग रेट्स दिए गए। जैसे आपका कंप्यूटर का 40% है और प्लांट मशीनरी का 15% है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो मेन मेन है वो याद होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। ये आपका जो भी रेट होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे वो अगर लेकिन ये चीजें आप याद रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कंप्यूटर का हो गया 40%, प्लांट मशीनरी 15%, फर्नीचर 10% एंड बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग 10%, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बाकी और सारे इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपको कंप्यूट करना है। ये भी हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, जहां मैंने बताया था 180 डेज, ठीक है। इससे आपने अगर ज्यादा टाइम के लिए उसको यूज किया प्रीवियस ईयर में, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ 180 डेज की बात कर, 180 डेज या इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने कोई भी असेट को जो है यूज किया है, ठीक है, बाय करने के बाद, तो वो असेट के लिए आप जितना भी टैक्स, जितना भी डेप्रिसिएशन है, आप पूरा आप चार्ज करते हो। एक सेकेंड मैंने लग रहा है वेटिंग रूम ऑन किया हुआ, मैं ऑफ कर देता हूँ उसको। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी बात करते हैं कैसे कंप्यूट करते हैं। असेट इज परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द सेम ईयर। अगर आप उसी साल उस असेट को परचेज करते हो और उसी साल उसको यूज भी करते हो, यूज करने से मतलब है यहाँ इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर आज आपने परचेज किया और आज ही आपने इंस्टॉल किया, तो आज की डेट से वो डेट जो है ड्यूरेशन काउंट करना शुरू कर देते हैं। और वहां पे कितनी ड्यूरेशन, कितना टाइम होना चाहिए, 180 डेज। 180 डेज अगर आपने उस असेट को यूज किया हुआ है, तो वो आपका जितना भी डेप्रिसिएशन रहेगा वो पूरा पूरा उस रेट से, जितने भी जो भी रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया उस रेट से आप डेप्रिशिएट करोगे उस असेट को, ठीक है। पुट टू यूज फॉर 180 और मोर डेज, तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट नॉर्मल रेट। Put to use for less than 180 days, depreciation is allowed at half of the normal rate, ठीक है। अगर 14% है या 15% है सपोज प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन आपने उसको यूज किया प्रीवियस ईयर में केवल 175 डेज से या 180 डेज से कम टाइम के लिए, तो आपको वो वहां पे जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो होगा 7.5, यानी हाफ ऑफ द 15%, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, पुट टू यूज का मतलब है इंस्टॉलेशन। अगर आप एक्चुअल में उस असेट को नहीं यूज कर रहे हो, केवल आपने इंस्टॉल कर दिया, तो आप जिस डेट को उसको इंस्टॉल कर रहे हो, सपोज कोई कंप्यूटर है, अगर मैंने आज की डेट में उसको इंस्टॉल कर दिया, तो आज की डेट से आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे, ठीक है। अगर यूज में नहीं कर रहा हूँ तो इससे मतलब नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी एक चीज आई है ब्लॉक कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है, जब भी आप डेप्रिसिएशन निकालते हो कोई भी असेट का, तो वहां पर सब हर एक असेट को उनके ब्लॉक में, मतलब जो भी उनका उनके परसेंट, उनके रेट के अकॉर्डिंग आप ब्लॉक बना लेते हो असेट का। सपोज 10% है तो 10% में जो भी बिल्डिंग सपोज आ रहे हैं, तो अलग अलग बिल्डिंग होंगी, ठीक है। सपोज कमर्शियल बिल्डिंग आ रहा है आपका 10%, जिनका रेट है 10%, तो सपोज बहुत सारी बिल्डिंग है, तो आप ऐसा नहीं सबका अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप उनका एक ब्लॉक बना लोगे और उनको सबको, जितने भी असेट उस ब्लॉक में है, मतलब जितनी भी बिल्डिंग उस ब्लॉक में है, सबका सबकी वैल्यू को ऐड करोगे और एक साथ उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे, क्योंकि उनका रेट सेम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू। पहली तो ये चीज है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो रिटन डाउन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इट इज नॉट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल असेट। इंडिविजुअल असेट से आप नहीं कैलकुलेट करते, रेदर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ असेट।
ब्लॉक ऑफ असेट, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट के बेसिस पे आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। एक ब्लॉक के असेट की जितने भी आपके पास उस ब्लॉक के असेट्स होंगे सबके आप वैल्यूज को ऐड करोगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालोगे। ब्लॉक ऑफ असेट विच मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। The depreciation shall be computed in the manner given below। किस तरह से कैलकुलेट करना है? Take opening written down value of the particular block of asset। ठीक है, सपोज प्रीवियस ईयर का मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके पहले के साल में जो भी असेट रहेंगे एक ब्लॉक के, उनके सबका आप रिटर्न डाउन वैल्यू पहले सबसे पहले वो उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, टेक ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ असेट as on 1st April of first day of April of the relevant year। ठीक है, जो 1st अप्रैल को जो भी वैल्यू होगी असेट की। फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर में कुछ परचेजेस किए होंगे, कुछ जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो सब परचेज डेट ऑफ द एसेट से लेते हैं कि सर कैसे लेते हैं सर? देखो सर आपने हाँ, इसमें नहीं क्वेश्चन अभी किया था। अभी तो देखो, अभी तो जो है सबसे पहला स्टेप होता है जो प्रीवियस ईयर का जो असेट है पहले उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसको आप लेके आओगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जो पहले से आपके पास असेट है, आया समझ में? जैसे सपोज 1920 प्रीवियस ईयर है, तो 1st अप्रैल 19 को जो भी आप असेट है पहले आप उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, जो आपको पहले आपने 18 में 17 में 16 में जो आपके पास असेट आपने एक्वायर किया होगा उसकी वैल्यू आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर आप जो भी आपने उस प्रीवियस ईयर में जो भी असेट आपने बाय किया होगा, परचेज किया होगा, उसकी वैल्यू को आप ऐड करोगे। ठीक है, जो भी परचेज किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, डिडक्ट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन। जो भी सेल कंसीडरेशन आपका है, मतलब कुछ असेट आपने बेचा होगा, हो सकता है बेच दिया होगा कुछ असेट, उसका आप डेप्रिसिएशन थोड़ी ना निकालोगे। जो ठीक है, तो जो भी आपने बेचा हुआ है, सेल कर दिया है, वो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। नेक्स्ट, अप्लाई डेप्रिसिएशन ऑन द बैलेंस अमाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद आप जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसका आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। आया समझ में? मतलब पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस था, ठीक है, जो भी असेट की वैल्यू थी, वो जो 1st अप्रैल को वो मैंने उसकी एंट्री की। उसके बाद उसमें जो भी उस प्रीवियस ईयर में जो भी मैंने न्यू परचेजेस किए होंगे, जो मैंने न्यू प्रॉपर्टी न्यू एसेट को बाय किया होगा, उनको मैं ऐड करूंगा। और फिर उसके बाद मैं जो भी सेल मैंने किया हुआ है वो माइनस करूंगा, और बचा हुआ जो बैलेंस है उसका मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अभी ध्यान में देने वाली बात क्या है डेप्रिसिएशन निकालते समय, कि अभी मुझे ये देखना होगा कि कौन कौन से असेट उसमें से ऐसे कौन से हैं जिनको 180 डेज तक से ज्यादा यूज किया गया है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, और किनको कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है। जिनको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं वहां पे पूरा फुल रेट जो भी रेट है उससे आप डेप्रिशिएट करोगे, और जहां पर 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है उसको आप हाफ रेट से, जो भी हाफ रेट है डेप्रिशिएशन का, हाफ रेट से आप उसको डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप वही है। इफ ब्लॉक असेट, बताओ। मतलब ब्लॉक असेट कैसे, मतलब कौन से मतलब चीजें आती हैं, मतलब एग्जांपल्स ब्लॉक, देखो वो ब्लॉक कैसे मतलब कि, पहचानेंगे? ब्लॉक मतलब कि आपका देखो रेट सेम होगा। ठीक है, जैसे सपोज जैसे मैंने यहाँ पर, 1 मिनट में दिखाता हूँ स्लाइड। सर 1 सेकेंड में देखो, यहाँ पर जैसे ये डेप्रिसिएशन जो असेट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा सारे ब्लॉक हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी में मशीनरी प्लांट, या फिर बिल्डिंग में रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग, ये आपका एक ब्लॉक हो गया। तो आपके पास हो सकता है कई कमर्शियल बिल्डिंग हो। ठीक है, तो उस सारे जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग है सबको आप एक ब्लॉक में रखोगे। सपोज मेरे पास 4 बिल्डिंग है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास या 4 बिल्डिंग है, सबकी अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, 50 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इस तरह से वैल्यूज है। तो सारी वैल्यूज को आप ऐड करोगे, फिर कोई भी नया परचेज किया है उस ब्लॉक में उसको ऐड करना है, अगर कोई बिल्डिंग आपने सेल कर दी उसको लेस करना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालना
सर रेट गिवन हुआ कि मतलब इसी टेबल से हम लोग को देखना है, रेट मतलब देखो, रेट क्योंकि भाई, इसमें तो अलग है रेट गिवन हर ब्लॉक ज्यादातर का। क्वेश्चंस में रेट दिया होता है, ठीक है, लेकिन कुछ रेट है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि प्लांट मशीनरी 15% याद होना चाहिए, इतना याद कर सकते हो आप लोग। ये आपका कमर्शियल बिल्डिंग 10%, या फिर कंप्यूटर्स 40%, इतना याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में दिए होते हैं रेट। सर रेट तो एक ही लगेगा ना सर? नहीं, हर एक असेट का अलग है ना। अच्छा, ओके मैं सर। एक ब्लॉक की बात कर रही हूँ, हाँ, एक अगर यस ब्लॉक की सर। बात करते हैं तो वो तो रेट सेम होगा सबका। बस ये वहां पर ये देखना है कि आप जो ड्यूरेशन है वो कितना है एक असेट का। अगर 180 डेज से कम टाइम है, ठीक है, तो हाफ कर देंगे रेट का। अगर 180 से ज्यादा है तो फुल रेट से आपको डेप्रिशिएट करना है। बस ये ब्लॉक में देखना होता है। अभी मैं कराता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूँ, कैसे एक ब्लॉक में असेट को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं। 100 उसमें एक ब्लॉक में आपके असेट बहुत सारे होंगे, जिसमें कुछ असेट होंगे जो 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने यूज किया होगा, कुछ होंगे जो ज्यादा टाइम के लिए किया होगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप 5 में देखिए क्या है, इफ एनी असेट was purchased and put to use for less than 180 days, जैसे मैंने अभी बताया, depreciation shall be allowed at half of the normal rate, and for this purpose actual cost shall be separated from the total written down value of the block। तो यहाँ पर क्या करना है, जो भी 180 डेज से कम टाइम के लिए जो भी असेट रखे गए हैं, तो उनकी जो भी वैल्यूज है, जो उसको आपको अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो भी टोटल जो वैल्यूज है, क्योंकि उसका आपको डेप्रिसिएशन अलग काउंट करना पड़ेगा, अलग तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस at the end of the year, it will be considered to be short term capital gain as per section 50, and no depreciation is allowed। अगर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है डेप्रिसिएशन करने के बाद, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या होगा, कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। if there is no asset at the end of the year but it still there is some balance, it will be considered, मतलब कि आपका अगर कोई भी असेट आप बचा नहीं है और तब भी कुछ बैलेंस दिख रहा है आपको, तो भी आपको डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं देना है, या फिर अगर वैल्यू नील हो जाती है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं देना है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। Mr. X, a proprietor engaged in manufacturing business, furnishes the following particulars। अभी इन्होंने क्या किया, एक ही ब्लॉक के असेट, नहीं दो ब्लॉक है यहाँ पर, दो ब्लॉक असेट, दो ब्लॉक लिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 19। तो अभी इन्होंने बताया कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, जिसकी 1 अप्रैल जो पहले से इनके पास है जो असेट, उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 19 को है 30 लाख, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर है वो है 1920, जो आपका प्रीवियस ईयर है वो है 1920, आपका असेसमेंट ईयर है 2021, ठीक है। ये तो क्लियर है ना सभी को। तो हमेशा क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर के जो भी इनकम्स होती है उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियस ईयर यानी 1 अप्रैल 19 को जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो है 30 लाख, ठीक है। आगे इन्होंने कुछ परचेजेस किए होंगे, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड एंड पुट टू यूज, ठीक है। यहाँ ये भी अगर केवल परचेज किया हुआ था तो हमें ये देखना पड़ता है कब उस मशीनरी को इसने इंस्टॉल किया, ठीक है, वो चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें सेम डे को हो रही है। द न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2019, और जहां पर उसका जो वैल्यू थी वो थी 20 लाख। हाँ बताओ। ये वीडियो सुनो, दिखा नहीं रहा होगा, बताओ क्या प्रॉब्लम नहीं है कर पाऊंगा। राज। सर पुट टू यूज ना होता तो? हाँ, अगर पुट टू यूज ना होता तो, अगर और कहीं भी मेंशन ना होता क्वेश्चन में, कहीं भी ये चीजें बताई ना जाती पुट टू यूज, तो आप ये मान के चलते कि उसी टाइम पे उसने यूज कर दिया। लेकिन अगर अलग अलग डेट होती
ठीक है, अगर सपोज इसने जो परचेज किया है वो 1 अप्रैल को ही परचेज कर लिया होता और उसको यूज में उसने दिसंबर में उसको यूज किया होता, तो आप दिसंबर से नंबर ऑफ डेज काउंट करते। ठीक है, परचेज का कुछ नहीं होता है। नहीं, परचेज को आप नंबर ऑफ डेज में नहीं काउंट करते, परचेज से नहीं काउंट करते। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर ये तो जिस ईयर मैंने परचेज किया, जिस ईयर असेट को बाय किया उस ईयर की बात है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूं, मतलब सपोज इसने 1920 में बाय किया, परचेज किया असेट को, और उसके बाद उसको यूज किया 2021 में, यानी कि सपोज 1 अप्रैल 2020 को उसने यूज किया, तो एक तो पूरा फाइनेंशियल ईयर इसने उस असेट को यूज ही नहीं किया जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने परचेज किया था, और लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसने बाय उसको यूज किया, ले तो उसने कभी भी अगर यूज किया हो, कभी भी, मतलब चाहे 1 अप्रैल को किया हो 20 में या 31 मार्च 2021 को किया हो, कभी भी उसने मतलब किया हो उस असेट को यूज, आप उस जो भी फाइनेंशियल ईयर में उसने यूज किया, इंस्टॉल किया, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको फुल रेट से ही डेप्रिशिएट करना है, वहां पर 180 डेज आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, सर अगर नेक्स्ट ये ईयर है, हाँ करंट ईयर में नेक्स्ट अगर ईयर है, हो, तो करेंट देखो जिस ईयर परचेज कर रहा है केवल उसी ईयर आप 180 डेज काउंट करोगे ड्यूरेशन। ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर में आप यूज कर रहे हो तो आप वहां पर कोई भी डेज काउंट नहीं करोगे, किसी भी दिन अगर एक भी दिन उस फाइनेंशियल ईयर में बचा हुआ है आप फुल रेट से उसको डेप्रिशिएट करोगे। और अगर नहीं यूज किया हुआ है, बिल्कुल उस ईयर भी नेक्स्ट ईयर भी नहीं किया, तब आप नहीं करोगे। ठीक है, तब आप डेप्रिशिएट नहीं करोगे। अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं उसने यूज किया, ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं किया, जब भी उसने इंस्टॉल किया उस ईयर को आपको फुल रेट से डेप्रिशिएट करना है उस asset सर मतलब है कि करंट ईयर मतलब कि 2021 में अगर हुआ है, मतलब 1 अप्रैल में, तो फिर कोई मतलब नंबर ऑफ डेज नहीं देखेंगे, नॉर्मल रेट से कर देंगे। को। अगर उसने प्रीवियस ईयर में बाय किया हुआ है तो ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, जिस ईयर उसने बाय किया था उस असेट को, उस ईयर उसने इंस्टॉल नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में इंस्टॉल कर रहा है, तो आप फुल रेट से उसको डेप्रिशिएट करोगे, आप 180 डेज काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया असेट परचेज किया 8 जून 2019 को, तो अभी और इन्होंने उसको इंस्टॉल भी कर दिया है, तो अभी ये ड्यूरेशन कितना होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब काफी हो गया, 9-10 मंथ्स हो गए, तो ये 180 से तो फुल ज्यादा टाइम। तो आपको यहाँ पर ये सर जो, हाँ बताओ। सर अगर मैंने मान लीजिए मार्च में खरीदा है किसी हम्म। को कोई एसेट को सर, उसको अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो सर, वो अप्रैल में हम 20 अप्रैल को सर उसको बेचना चाह रहे थे, तो सर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नेक्स्ट मार्च ईयर में भी सर चला? मार्च में बाई किया, मार्च में परचेज किया, किया कब, उसको इंस्टॉल कब सर किया। मार्च में यूज किया, इंस्टॉलेशन भी सर मार्च में ही कर लिया, उसके हाँ, बाद सर तो देखो अगर परचेज मार्च में किया और इंस्टॉल भी वही किया, यानी कि 180 डेज से कम है टाइम। ठीक है, उसी मंथ में आपने, और मार्च को खत्म हो गया पूरा फाइनेंशियल ईयर, मार्च में 31 मार्च को एंड हो जाता है, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिशिएट करना है, जिस ईयर आपने बाई किया उस ईयर आपको हाफ रेट से उसको डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि ओके सर। 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने उस ईयर में उसको यूज किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने न्यू प्लांट मशीनरी बाय किया 8 जून को, उस यहाँ पर 180 डेज से ज्यादा है, यानी फुल रेट से आपको डेप्रिशिएट करना है। तो फुल रेट से क्या क्या डेप्रिशिएट करना है, 30 लाख। ठीक है, जो 1 अप्रैल को आपकी जो प्राइस है, जो वैल्यू है, ठीक है, सेल तो किया नहीं है कुछ, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अगर सेल कंसिडरेशन होता, आपने प्लांट मशीनरी सेल किया होता तब आप माइनस करते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो आपको जो फुल रेट से जो डेप्रिशिएट करना है वो 30 लाख, जो आपका वैल्यू दी गई है पहले ओपनिंग जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो, उसके बाद न्यू प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड पॉइंट परचेज्ड एंड पुट ऑन यूज 8 जून, ये आपको फुल रेट से करना है क्योंकि 180 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपने यूज किया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and put to use on 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 19 को इन्होंने यूज उसको एक्वायर भी किया और उसी दिन यूज करना भी शुरू कर दिया।
तो अगर मैं दिसंबर से मैं काउंट करूं तो दिसंबर 15 दिसंबर है, दिसंबर में 15 डेज हो गए, उसका जनवरी फरवरी मार्च, तो ये करीब 90 डेज प्लस ये इधर 15, तो 105, लगभग 105 डेज हैं लगभग लगभग, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा, मतलब 180 पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि 180 डेज से कम टाइम पीरियड के लिए आपने यूज किया तो हाफ रेट डेप्रिशिएशन का, हाफ रेट से आपको डेप्रिशिएट करना होगा। यहाँ पे जो 8 लाख वैल्यू जिसकी 8 लाख है, यहाँ पे हाफ रेट यानी कि प्लांट मशीनरी की जो डेप्रिशिएशन रेट है वो है 15%, तो आपको यहाँ पे 7.5% से आपको इसको डेप्रिशिएट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, एक्वायर्ड किया और इंस्टॉल भी कर दिया ऑन 2 जनवरी 2020, तो जनवरी 60%। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ ठीक है, तो इसको क्या करना है, हाफ रेट से, यहाँ भी क्या करेंगे, हाफ रेट से इसको डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। 30%। वो सेकंड वाला हाँ की क्या क्या सेकंड वाला सेकंड पॉइंट? देखो सेकंड पॉइंट है कि आपने जो भी मशीनरी है इसको परचेज किया है उसी 8 जून को 8 जून को 2019, और उसी दिन आप उसने उसको इंस्टॉल कर दिया। तो जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, लगभग 10 महीने हो गए। तो यानी कि 180 डेज से ज्यादा टाइम है, लगभग 300 250 300 दिन हो गए, तो वो 180 डेज से ज्यादा है, यानी कि फुल रेट यानी 15% से आपको इसको डेप्रिशिएट करना है। ओपनिंग वाला सर? ओपनिंग वाला तो पूरे टाइम पीरियड के लिए यूज किया है 12 मंथ, तो वो तो डेप्रिशिएट इसको पूरा फुल रेट से करना ही होगा। अगर सपोज इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ गया होता कि कोई असेट आपने सेल कर दिया है, ठीक है, तो आप वो वैल्यू बिना डेप्रिशिएट किए हुए माइनस कर देते। कभी भी सेल किया गया 31 मार्च को भी सेल किया तभी भी आप उसको डेप्रिशिएशन उधर नहीं देना होता, ठीक है। आपको अगर आपने पूरा साल उसको यूज किया और 31 मार्च को उसको सेल कर दिया तो आपको वहां पे डेप्रिशिएशन उस असेट के लिए बिल्कुल भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। आपको पहले वो जो भी वैल्यू आपने बेचा हुआ है जितने भी वैल्यू का असेट, वो वैल्यू आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी बैलेंस आपका आएगा उस वैल्यू का आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सर कि डेज को कंसीडर करके दिखा दीजिए सर, आंसर दिखा दीजिए इसका। हाँ बिल्कुल, आंसर देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक चीज है एडिशनल डेप्रिशिएशन, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अभी इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, उसमें भी काफी प्रोविजंस हैं जो अभी पॉसिबल नहीं है उसको करा पाना, ठीक है। मैंने सोचा तो था लेकिन अभी टाइम तो बचा नहीं हुआ, तो अभी केवल डेप्रिशिएशन देख लेते हैं जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। जैसे आपका मैंने बताया था जो आपका प्लांट मशीनरी है उसमें वो जो रेट है वो है 15%, तो यहाँ पर इन्होंने जो जो इनका रिटर्न डाउन वैल्यू था, एक मिनट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ जब मैंने बताया था 30 लाख जो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू है, 20 लाख जो आपने 180 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज किया, यानी 30 + 20